खबरों के आगे और पीछे बहुत कुछ कही और अनकही रह जाती है। उसकी कई परतें होती हैं साहब, और इन परतों को एनालाइज कर हम आपके लिए लेकर आते हैं मिस्टर एनालाइजर। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 102 सीटों पर जो आज मतदान हुआ उससे कई दिग्गजों की किस्मत भी आज सील हो गई है। लेकिन इस पहले फेज में मतदाताओं में जो उत्साह दिखा है वो ये बताता है कि लोकतंत्र में आज भारत में कितनी आस्था है और कितना जीवंत आज हमारा लोकतंत्र है, और इसकी काफी बड़ी बातें भी सामने आती दिखाई दे रही है। लेकिन इसके साथ साथ आज दुखद ये बात भी रही कि कई जगहों पर वायलेंस की स्थिति भी सामने निकल कर आई है। आज जो दूसरी बड़ी खबर आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो है कि कैसे आज हमारे देश में बाढ़, पानी, तमाम संकट, प्राकृतिक संकट हम सबको एक ऐसी जगह ले जा रहे हैं जहां से उबर पाना हमारे लिए बहुत आसान नहीं होगा। हम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरने वाले हैं। लेकिन दुखद स्थिति यह है कि किसी भी राजनीतिक दल ने इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया। पहले चरण के मतदान के साथ हम इस बात पर भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपने पर्यावरण और अपने आसपास जो हो रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करेंगे, उसके बारे में बात नहीं करेंगे, तो रास्ते कैसे निकालेंगे, कैसे बचेंगे हम, जहां देश में तापमान 40 डिग्री से ऊपर पहुंच रहा है अप्रैल के महीने में, और बारिश ऐसी हो कि सब कुछ बह जाए, शहर के शहर डूब जाएं। यह स्थिति बहुत ही विकट है और उस पर कोई चर्चा नहीं है। इस पर हम बात करेंगे और फिर हम चर्चा इस बात पर करेंगे कि आज ईरान ने अपने बचाव में इजरायल की तरफ से दागे गए तमाम मिसाइल और ड्रोन्स को निष्क्रिय तो किया, लेकिन क्या इजरायल और ईरान के बीच की यह तनातनी युद्ध जैसी स्थिति पूरी दुनिया पर इतनी भारी पड़ेगी कि हम तीसरे विश्व युद्ध की तरफ आगे बढ़ेंगे? करेंगे इस पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं, हमने लोकतंत्र के इस महापर्व में आज जनता का बड़ा उत्साह देखा। 7 चरणों में मतदान होने थे, जिसमें आज पहला चरण खत्म हुआ है। 21 राज्यों में 102 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें पश्चिम बंगाल को अगर हम छोड़ दें, जहां पर की पहले दौर का मतदान हुआ, तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान की बात दिखाई दी। पश्चिम बंगाल के साथ साथ कूच बिहार में जहां पर बहुत हिंसा देखने को मिली, मतदान शुरू होने के साथ ही वहां पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में झड़पें हुई और दोनों दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मणिपुर में भी हिंसा का तांडव देखने को मिला। यहां पर भी दो गुटों के बीच में झड़प हुई और उसके बाद फिर 5 जगहों पर जहां पर पोलिंग रोकी गई थी, बाद में उसे शुरू किया गया। त्रिपुरा में भी हिंसा की खबरें आई हैं और ये इस बार चिंताजनक इसलिए हैं क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में जो हिंसा की खबरें आ रही हैं, ये बीते चुनाव में 2019 में या 2014 में ऐसी खबरें नहीं आई थी। हाँ, जहां तक बंगाल का सवाल है, बंगाल में ऐसा कोई चुनाव नहीं जहां हिंसा नहीं होती। बंगाल की राजनीति इतनी रक्त रंजित रही है कि वहां पर हिंसा एक अपवाद नहीं बल्कि हमेशा की एक कहानी बन गई है। इसका निकार क्या है, इसका रास्ता क्या है, हमें उम्मीद है कि राजनीतिक दल इसके बारे में कुछ न कुछ सोचेंगे जरूर। लेकिन इस एक छोटे धब्बे के अलावा भारतीय लोकतंत्र पर मतदान के इस पहले चरण में कहीं कोई दाग नहीं है। आज कई ऐसे दिग्गज केंद्रीय मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं जिनके भविष्य ईवीएम में बंद हो गए, जिसमें से हम 8 केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे हैं। 2 पूर्व मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और 1 पूर्व राज्यपाल, जिन्होंने आज जनता से अपने मत को पाया है। इसका खुलासा 4 जून को हो पाएगा। 97-98 करोड़ के आसपास हमारे देश की आबादी है जो कि मतदान करने जा रही है, जिसमें से 16 करोड़ लोगों ने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो अभी तक जो आंकड़े हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि अभी कंप्लीट वोटिंग परसेंटेज हमारे पास नहीं आया है, चुनाव आयोग के द्वारा जारी नहीं किया गया है, अभी तक के जो आंकड़े हैं पहले वो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं ताकि इसका हम आकलन कर सकें। उत्तर प्रदेश में 57.77% पोलिंग हुई है, अभी तक ये जानकारी है। उत्तराखंड में 53.77%, पश्चिम बंगाल में 77.57%, तमिलनाडु में 62.27%, राजस्थान में 52.15%, असम में 71.46%। अगर आप इस पोलिंग परसेंटेज को देखें तो ये अपने आप में बताता है कि बढ़ चढ़कर लोगों ने आज लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया है। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश की भी हम आपको बातें दिखा रहे हैं। पहले चरण में जिन राज्यों में बड़े पैमाने पर मतदान हुआ और खास करके हम बात करें तो पूरी की पूरी सीटें जहां आज
मतदान के लिए उपस्थित थी, जैसे कि तमिलनाडु सभी 39 सीटों पर मतदान हुआ, उत्तराखंड सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ, राजस्थान में 12, मध्य प्रदेश में 6, उत्तर प्रदेश में 8, पश्चिम बंगाल में 3 सीट यहां पर मतदान हुए। तो इसके पोलिंग परसेंटेज भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देखिए, इन तमाम पे 2019 में जो पोल परसेंटेज निकल कर आया था, तमिलनाडु में 72.44%, राजस्थान में 63.89%, मध्य प्रदेश में 75.26%, उत्तर प्रदेश में 69.08%, पश्चिम बंगाल में 84.79% और उत्तराखंड में 61.88%। ये 2019 के पोलिंग परसेंटेज के आंकड़े हमने आपको दिखाए। मुझे लगता है कि इस बार जो पोल परसेंटेज निकल कर आ रहा है फर्स्ट फेज में, वो भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम इस पूरे पोल परसेंटेज के आधार पर देखें तो क्या सूरत निकल कर आ रही है, ये एनालाइज करने से पहले एक और आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं। अभी तक जो पोल परसेंटेज लोकसभा में रहा है वो बहुत ही जबरदस्त रहा है। जैसे कि 2019 में 69.3% और 67.3% के आसपास मतदान देखने को मिला था, 2014 में 68.7%, 2009 में 62.4% के आसपास। ये पहले चरण के मतदान के हम आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जो कि अलग अलग चुनाव के दौर में हुआ। अभी भी पोल परसेंटेज कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। इसके आधार पर हम आपके सामने जो बातें रखना चाहते हैं, सबसे पहले समझिए कि इससे किसको फायदा और किसको नुकसान होता दिखाई देगा। आमतौर पर अभी तक जो धारणा रही है, यह माना जाता है कि अगर पोलिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ता है तो लोग का असंतोष बाहर आता है, बड़े पैमाने पर लोग बाहर निकलते हैं और फिर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है उसके खिलाफ पोल परसेंटेज जाता है, और ये अभी तक का ट्रेंड माना जाता रहा है। लेकिन यह ट्रेंड बीते 10 साल में बड़े पैमाने पर बदला। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उसके बाद से यह ट्रेंड तमाम विधानसभा चुनाव में बदला। मतदान प्रतिशत का बढ़ना सत्तारूढ़ पार्टी के लिए अच्छी खबर होने लगा। उसके बाद 2019 में हमने इसे लोकसभा के चुनाव में फलित होते हुए देखा। मतदान प्रतिशत बढ़ा 64% आसपास 2014 में वोटिंग परसेंटेज था पूरे देश भर का। 66.5% 2019 में मतदान प्रतिशत था पूरे देश भर का, यानी कि 2% के आसपास मतदान फीसदी बढ़ा और भारतीय जनता पार्टी की जीत 282 सीट से 303 सीट हुई। पोल परसेंटेज भी भारतीय जनता पार्टी का तकरीबन 2.5 से 3% बढ़ा। यह बताता है कि किस तरीके से जब मतदान प्रतिशत 2014 के बाद से बढ़ रहा है तो ये लोगों की भागीदारी की वजह है, और इसमें बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता दिखाई दिया। जहां पर जैसे ही पोल परसेंटेज बढ़े, भारतीय जनता पार्टी को इसका फायदा होता था, क्योंकि महिलाओं की संख्या पोल परसेंटेज में बढ़ने लगी, नौजवानों में उत्साह दिखने लगा और वो बाहर निकलकर पोल परसेंटेज बढ़ाते हुए दिखाई दिए। अगर इस बार भी 2019 में भी पोल परसेंटेज 2024 में भी पोल परसेंटेज 2019 के मुकाबले बढ़ता है, तो इसका फायदा हो सकता है कि बीते 10 सालों के ट्रेंड को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकता है। इसलिए इस बढ़े हुए पोल परसेंटेज को दोनों पक्ष, यानी कि विपक्ष और सत्तारूढ़ पक्ष, अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करेंगे। और अभी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं, जाहिर सी बात है इस पर दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील सामने रखेंगे। अब आते हैं कुछ सीटों के कुछ आंकड़े और उसके आधार पर आकलन। 102 सीटें जिस पर आज मतदान समाप्त हुआ। 2019 में जब पहले फेज का मतदान हुआ था इन्हीं सीटों पर, उस वक्त क्या स्थिति थी? भारतीय जनता पार्टी ने इन 102 सीटों में 40 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस को 15 सीटों पर सफलता मिली थी, डीएमके ने 24 सीटें हासिल की थी, बीएसपी को 3 सीटें मिली थी, समाजवादी पार्टी को 2 सीटें मिली थी, एलजेपी को 2 सीटें मिली थी, सीपीआई को 2, सीपीआईएम को 2, जेडीयू को 1, शिवसेना उस वक्त बटी हुई नहीं थी 2019 में और बीजेपी के गठबंधन में थी, उसे 1 सीट, एनसीपी कांग्रेस के गठबंधन में थी, बटी हुई नहीं थी, उसे 1 सीट, और एडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी थी तमिलनाडु में, उसे 1 सीट और अन्य के खाते में 8 सीटें गई थी। ये तो हमने आपको बताया 2019 का आंकड़ा। इसके साथ साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने एक और बड़ा कमाल किया था। 102 लोकसभा की सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 34 ऐसी सीटें निकाली जिसमें जीत का मार्जिन 50% से भी ज्यादा था।
और यह बताता है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पोलिंग परसेंटेज को ही नहीं बढ़ाया बल्कि वोटिंग मार्जिन को बड़े पैमाने पर सामने रखा। जैसे कि अभी हम आपको दिखाना चाहते हैं 2019 में जब प्रदर्शन आप देखें, बीजेपी ने 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे। 10% से कम के मार्जिन से जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 5 सीटें थी। कांग्रेस ने 65 उम्मीदवार खड़े किए थे। 10% से कम के मार्जिन पर जीत हासिल करने वाली कांग्रेस की 10 सीटें थी। डीएमके ने 24 उम्मीदवार खड़े किए थे क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी फेज 1 में 2019 में भी बीजेपी और कांग्रेस के अलावा, इसलिए उसका आकलन हम आपके सामने कर रहे हैं। तो 24 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, लेकिन 10% से कम के मार्जिन से जीतने में एक भी सीट इसमें नहीं थी। लेकिन जैसे ही हम ये वोट मार्जिन बढ़ने वाली बात आती है तो देखिए 10 से 20% में सिर्फ कांग्रेस की 3 सीटें आई, 20 से 30% में बीजेपी की 2 सीटें आई, कांग्रेस की 6 सीटें आई। लेकिन अब वो आंकड़ा आ रहा है जो आपको बताने जा रहा है कि 50% से ज्यादा जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली वो 34 थी। 30% से 50% के मार्जिन से जो भारतीय जनता पार्टी ने सीटें जीती थी वो 19 थी। जबकि आप कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से वोट मार्जिन के मामले में कम थी। हालांकि कांग्रेस और सहयोगी दलों ने काफी अच्छा प्रदर्शन 2019 के फर्स्ट फेज में किया था, लेकिन 2024 में क्या यही प्रदर्शन होता हुआ दिखाई देगा? यही यक्ष प्रश्न है। यहां पर हम तमिलनाडु का जिक्र अलग से करेंगे क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटें और पुडुचेरी की 1 सीट और मिला दें तो 40 सीटें। इन 40 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी फतह हासिल नहीं की थी 2019 में। अब अगर इस पर स्थिति बात करेंगे तो हम आगे करेंगे, तो लेकिन पहले हम आते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में 2 मजबूत मुसलमान उम्मीदवार हैं और एक बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर खड़े हैं। मुजफ्फरनगर में बीएसपी के वोट बैंक में इस बार सेंध लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो हम सहारनपुर की बात कर रहे हैं, यहां पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि वो अपनी सीट निकाल लेगी और इसके लिए रिवर्स पोलराइजेशन को एक बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है एकजुटता होते हुए, क्योंकि 2 मुसलमान कैंडिडेट है बीएसपी और एसपी के, इनके वोट आपस में कट सकते हैं और इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है इस त्रिकोणीय मुकाबले का। मुजफ्फरनगर में बीएसपी ने भी जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं उसकी वजह से हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को नुकसान देखने को मिले, लेकिन ये अभी आकलन है, जाहिर सी बात है आगे चीजें स्पष्ट होगी। बिजनौर में भी बीएसपी ने मुलक नगर की जगह दूसरे उम्मीदवार पर भरोसा किया है। नगीना में अगर आप देखें वहां पर यह काफी हॉटली कंटेस्टेड सीट मानी जा रही है। यहां पर दलित वोट के बंटवारे के आसार है क्योंकि यहां पर रावण जो अपने आप को कहते हैं, इन्होंने अपनी उम्मीदवारी प्रस्तुत की है और बीएसपी के वोट बैंक को काटने की बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ बीजेपी के वोट बैंक पर भी असर डालने की बात कही जा रही है। तो कुल मिलाकर ये एक टफ सीट मानी गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन इस पर 4 तारीख को हम बेहतर एनालिसिस के साथ आपके सामने आएंगे। मुरादाबाद में बीएसपी समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में सेंध लगा सकती है क्योंकि उम्मीदवार एक ही जातीय समूह से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रामपुर एक बार फिर से बहुत ही टफ सीट मानी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ऐसा बीजेपी के लोगों का भी कहना है। यहां पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने घनश्याम लोधी पर अपना विश्वास जताया है। तो यहां पर ऐसा लग रहा है कि पोलराइजेशन का कहीं फायदा समाजवादी पार्टी को मिल गया तो शायद रामपुर की सीट फंस सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसा कि हमने आपको बताया कि 4 तारीख को ही इस पर बेहतर एनालिसिस करके सामने आ सकते हैं। पीलीभीत की सीट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने वरुण गांधी के बजाय जितिन प्रसाद पर अपनी उम्मीदें रखी हैं और जितिन प्रसाद ऐसा बताया जा रहा है कि काफी अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर ये सीट फंसेगी तो यहां पर मुसलमान जो वोट बैंक है उसकी सक्रिय भूमिका चर्चा में होगी, इसलिए इसका भी आकलन हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके साथ साथ तमिलनाडु की मैं बात करने जा रहा था, वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले जरा ये देखिए कि अभी फर्स्ट फेज का पोलिंग खत्म भी नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे फेज के लिए अपने अभियान को कितने बड़े पैमाने पर तेज कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख और सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता पहुंच चुके हैं। दूसरे चरण में 13 राज्यों में 89 सीट्स पर वोटिंग होनी है। इसमें जो वोटिंग होनी है उसके आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं। असम में दूसरे चरण में फेज 2 में 5 सीटों पर मतदान होगा। बिहार की 5 सीटों पर मतदान होगा जो कि 26 अप्रैल को होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 3 सीटों पर मतदान होगा। कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होगा। केरल की 20 की 20 सीट पर मतदान 26 अप्रैल को होने वाला है। मध्य प्रदेश में 7 सीटों पर मतदान होगा।
महाराष्ट्र की 8 सीटों पर मतदान, मणिपुर की 1 सीट पर, त्रिपुरा की 1 सीट पर, जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर, राजस्थान की बाकी बचे 13 सीटों पर मतदान 26 अप्रैल को हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिर 8 सीटों पर मतदान और पश्चिम बंगाल में फेज 2 में भी 26 अप्रैल को 3 सीटों पर मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये जो सेकेंड फेज है ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसके समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पहले चरण का चुनाव सबसे मुश्किल चुनाव था, क्योंकि 2019 में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इन 102 सीटों पर बहुत उत्साहजनक नहीं रहा था। लेकिन जैसे ही सेकेंड फेज का चुनाव शुरू हुआ, भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस सबसे बड़े पैमाने पर सामने आता हुआ दिखाई दिया। जैसे कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सेकेंड फेज के 89 सीट्स में से 56 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि उस वक्त जो यूपीए गठबंधन था उसने 24 सीटें हासिल की थी और अन्य के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दी थी। इसके साथ साथ इस सेकेंड फेज में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन के पूरे तरीके को भी अब बदल दिया है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले फेज में परिवारवाद, भ्रष्टाचार और उसके साथ साथ तमिल समुदाय को अपने साथ जोड़ने के लिए कचतीव और इस तरह के मुद्दों को ही सामने रखा था। लेकिन अब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेकेंड फेज के लिए अपना गियर बदल दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले के मुकाबले यानी कि पहले चरण के मुकाबले कहीं ज्यादा अग्रेसिव मूड में दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपनी कैंपेनिंग के दौरान पलायन का मुद्दा उठाया है। उन्होंने दंगे के मुद्दे पर भी अपनी बात साफ तौर पर रखी है और उसके साथ साथ उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव, 2 शहजादों की जोड़ी पर भी प्रहार किया है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से इलेक्शन के फेज 2 यानी कि दूसरे चरण के लिए अपना गियर बदला है। आए दिन यूपी में दंगे होते थे, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता था। पश्चिमी यूपी के कितने मोहल्लों में सामूहिक तौर पर मकान बिकाऊ है, उसके पोस्टर लगाने पड़ते थे। हमारी बहन बेटियां तक सुरक्षित नहीं थी। ये हमारे योगी जी ने आपकी सुरक्षा के लिए यूपी को ऐसे अपराधियों से मुक्ति दिलाई है। आज दुनिया के कितने ही देशों की स्थिति बहुत खराब है। कई देश दिवालिया हो रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी जो आतंक का सप्लायर था, वो अब आटे की सप्लाई के लिए तरस रहा है। तो आपने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की अपनी दोनों सभाओं में गियर किस तरीके से बदला। उत्तर प्रदेश में सेकेंड फेज का मतदान होना है 26 तारीख को, जिसमें 8 सीटें हैं और इन सभी सीटों पर मुस्लिम समुदाय का एक अलग स्थान है और उनके वोटिंग पैटर्न्स पहले से डिफाइंड है। प्रधानमंत्री ने बिना पाकिस्तान का नाम लिए पाकिस्तान का जिक्र किया। एक ऐसा पड़ोसी जो आतंकवाद एक्सपोर्ट करता था, आज उसके पास आटा इंपोर्ट करने के लिए भी पैसे नहीं। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे पलायन हो रहा है। ये तमाम बातें आज जब प्रधानमंत्री के तौर पर वो कह रहे हैं तो क्या वो देश की स्थिति को संबोधित कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो दरअसल अपने वोट बैंक को संबोधित कर रहे हैं, जिस वोट बैंक में इन बातों का, इन शब्दों का एक अलग ही असर होता हुआ दिखाई देता है, जो कि कोर भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और इस वोट बैंक को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गियर बदले हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने अब फेज 2 के लिए एक नई पॉलिसी इख्तियार की है। अब इस चीज को इस कॉन्टेक्स्ट में समझिए कि फेज 1 में आपने इस बात पर देखा होगा कि कितना बड़ा कवरेज तमिलनाडु को मिल रहा था। तमिलनाडु और पुडुचेरी को मिलाकर 40 सीटें होती हैं। इन 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने
2014 और 2019 में खाता भी नहीं खोला था। लेकिन 2019 के बाद से लगातार तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी अपनी कोशिशें जारी कर रही है। अन्नामलाई, जो कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके साथ एक उम्मीद का जरिया भारतीय जनता पार्टी को तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिस तरीके से तमिलनाडु का रुख किया, वहां पर बार बार चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे, उसके आधार पर तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी धमक बड़े पैमाने पर स्थापित की और इसमें सफलता भी पाई है। आपने देखा कि डीएमके और कांग्रेस को कितना अग्रेसिव होना पड़ा भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में खड़ा होते हुए देखने के साथ साथ उससे पछाड़ने के लिए। कच्चातीव का मामला प्रधानमंत्री ने उठाया, जिसको उठाने की शायद आमतौर पर उनकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह मामला 1970 में ही एक तरह से खत्म हो चुका था। लेकिन उस मामले को उठाकर मछुआरा वोट बैंक को अपने पास करने की कोशिश की। इसके साथ साथ हिंदुत्व के मुद्दे को और तमिल सुप्रीमेसी को भी एक्सेप्टेबिलिटी देने की बात भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दी। इसे कहते हैं इलेक्शन स्ट्रैटेजी को आयाम देना और उसे लेकर आगे बढ़ना। अब फेज 2 में आप यही चीज केरल में होता हुआ देखेंगे साहब। केरल की 20 सीटों पर मतदान होने हैं 26 तारीख को, तो जाहिर सी बात है वहां पर इसका काफी असर आपको होता हुआ दिखाई देगा, जहां पर प्रधानमंत्री की बातें भी आपको दिखाई देंगी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं की टिप्पणियां भी आपको केरल की राजनीति को प्रभावित करती हुई दिखेगी। अगर उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री ने पलायन और उसके साथ साथ पाकिस्तान का जिक्र रखा, तो केरल को लेकर भी अलग सेट ऑफ रूल्स है। इसे कहते हैं एक पार्टी जो कि इलेक्शन को लेकर पूरे तरीके से तैयार है। इसके साथ साथ तकरीबन 2 करोड़, पौने 2 करोड़ के आसपास नए मतदाता हैं जो अब इस श्रेणी में आ रहे हैं और उन्होंने आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल शुरू किया होगा। इन मतदाताओं के सामने आने से इस बात को लेकर भी हमें चिंता होनी चाहिए कि उनकी भागीदारी इलेक्शन प्रोसेस में जरा कम है। 1.8 करोड़ युवा मतदाता जो 18 से 19 साल के हैं, इन युवा मतदाताओं में वोटिंग को लेकर बहुत उत्साह नहीं देखने को मिल रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी अपील बार बार की है कि इन सभी को एकजुट होकर वोट करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इनकी भागीदारी हम बेहतर देखेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली देश का भविष्य राजनीतिक और आर्थिक दोनों इस पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। आइए अब आज की दूसरी बड़ी स्टोरी आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और ये हमारी जिंदगी से जुड़ी हुई है, हमारी और आपकी, हम सबकी, और इसके लिए हमें बहुत चिंतित होना पड़ेगा। 2 तस्वीरें अभी आपके सामने मैं स्क्रीन पर दिखाने जा रहा हूं। एक तरफ आप देखेंगे जबरदस्त बर्फबारी हो रही है और दूसरी तरफ सूखी घास या फिर हल्की फुल्की बर्फ। पहली तस्वीर देखकर आपको लगेगा कि यूरोप का कोई देश है या फिर कोई पहाड़ी इलाका है, और दूसरी तस्वीर आपको किसी गर्म प्रदेश की याद दिलाएगा। लेकिन ऐसा सोचने में आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि जो पहली तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सहारा डेजर्ट, सहारा रेगिस्तान की तस्वीर है। सहारा रेगिस्तान में बर्फ पड़ रही है साहब, जहां पर तापमान 55-56 डिग्री सेल्सियस होता है, वहां बर्फ पड़ रही है। और ये जो सुखाड़ प्राप्त इलाका जहां पर आपको बर्फ दिखाई नहीं दे रही, ये यूरोप के एल्प्स माउंटेन है, जहां पर स्कीइंग के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं, लेकिन आज वहां बर्फ गायब है, कहीं पर भी बर्फ नहीं है। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत चिंता का सबब है। कुछ और तस्वीरें अब आपको हम दिखाते हैं। देखिए, ये पानी का सैलाब आप देख रहे हैं, आपको लगेगा कि शायद ये बांग्लादेश की तस्वीर हो सकती है, शायद ये हिंदुस्तान की तस्वीर हो सकती है, थाईलैंड की तस्वीर हो सकती है, लेकिन नहीं साहब, ये दुबई की तस्वीरें हैं। दुबई, जहां पर इतना पानी जम गया, इतनी बारिश हुई, इतनी बाढ़ आई कि वहां स्थिति ये हो गई है, सड़कें ऐसी बन गई। दुबई में अब नदी बह रही है रेगिस्तान के बीचों बीच। बंजर जमीन जहां पर है, जहां तापमान 50-52 डिग्री एवरेज रहता है, बिना एयर कंडीशनर के लोग रह नहीं सकते हैं, रेतीली जमीन है, वहां उस दुबई में आप देखिए कितना जबरदस्त बारिश और पानी की वजह से स्थिति खराब होती चली जा रही है। दूसरी तरफ यूरोप में अकाल पड़ा हुआ है, सूखे की स्थिति है और सब कुछ बर्बाद होता चला जा रहा है। इसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज, और यह बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया भर में हो रहा है। इसका बहुत बड़ा प्रकोप आज हम सब के ऊपर भी है। 15 अप्रैल की रात में ये तस्वीरें आप देखिए, जो कि
यूएई की हैं। तूफान जैसे हालात यहां पर बने और ऐसा लगा जैसे कि भूचाल आ गया। ये आप यूएई की तस्वीरें देख रहे हैं, दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें देखिए, इतना पानी आप क्या सोच सकते हैं कि रेगिस्तान में हो। हम अब भारत की बात करते हैं। भारत में जरा सोचिए, राजस्थान में बारिश इतनी होने लगी है कि वहां पर अब चीजें डूबने लगी है और पानी नीचे जाता नहीं है क्योंकि वाटर टेबल बहुत ऊपर है और उसके साथ साथ वहां पर जो रॉक सॉलिड फॉर्मेशन है वो ऊपर से पानी को नीचे जमीन में सोखने नहीं देता। चेन्नई में बाढ़ आने लगी है, बेंगलुरु पूरा डूब जाता है। आज बेंगलुरु में पीने के लिए पानी नहीं है। उत्तराखंड में देखें तो भूचाल और उसके साथ साथ तमाम तरह की स्थिति है। देश के कई हिस्सों में सूखा पड़ता दिखाई दे रहा है। बारिश होती है तो इतनी बारिश होती है कि शहर के शहर बह जाते हैं। अकाल पड़ता है तो पीने को पानी नहीं मिलता है, जैसा कि अभी बेंगलुरु में। बेंगलुरु में आप सोचिए, वहां पर लोग पीने के पानी को कैंटर में मंगाते हैं और उसके बाद सोसाइटीज में पानी भरा जाता है और लोग पानी पी रहे हैं। ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है और ये एक सिर्फ शब्द नहीं है, ये हम पूरी मानवता को खत्म करने की एक प्रक्रिया है जो प्रकृति के द्वारा चल रही है और इसके लिए जिम्मेदार प्रकृति नहीं, सिर्फ हम हैं, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ग्लोबल वार्मिंग को अंजाम दिया है। बीते 65 सालों में पूरी दुनिया का तापमान तकरीबन 2 डिग्री के आसपास बढ़ा है, जो कि इतना जबरदस्त प्रभाव डाल रहा है जिसने पूरी दुनिया की इकोसिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। धरती गर्म हो रही है। इसकी वजह से जो कार्बन उत्सर्जन हम कर रहे हैं वो कहीं बड़े पैमाने पर हमें प्रभावित कर रहा है। ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी कि सूर्य का तापमान जो किरणें आती हैं पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को भेदते हुए, वो गर्मी पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा रही, अंतरिक्ष में नहीं निकल रही और इसकी वजह से तापमान बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारत के साथ साथ दुनिया के तमाम देश बहुत ही विकट स्थितियों का सामना करते दिखाई दे रहे हैं। पूरी दुनिया में जो तापमान है वो लगातार बढ़ रहा है, जिसके आंकड़े अभी हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे में ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं, तमाम जगह पर तूफान, बाढ़ है, बारिश है, साइक्लोन्स आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए अब जो हमारे पास विकल्प है वो बहुत ही कम बचा हुआ है। ऐसे में भारत सरकार ने भी अब इस बारे में तय किया है कि जल्द से जल्द हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में इस पर काफी बड़ी चर्चा भी हुई है और भारत लगातार ग्लोबल साउथ की आवाज उठाते हुए कार्बन उत्सर्जन और कार्बन को कम करने की तमाम तकनीक अंतर्राष्ट्रीय मंचों से इस्तेमाल के लिए मांग रहा है, ताकि हम इस तरह की तमाम चीजों का इस्तेमाल करके कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकें, बढ़ते तापमान को कम कर सकें। समुद्र का जो टेम्परेचर है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे समुद्र में रहने वाले जनजीव बुरे तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ साथ एंटार्क्टिका बुरे तरीके से ध्वस्त हो रहा है, पूरा कॉन्टिनेंट खत्म हो रहा है और अगर एंटार्क्टिका का पूरा बर्फ पिघल गया तो ऐसा माना जा रहा है तकरीबन 1 से 1.25 मीटर तक समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाएगा। सोचिए, कई ऐसे देश हैं जो कि हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे, मानव प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। अब जरा मैं आपको हिंदुस्तान की तरफ लेके आता हूं। ऐसी आशंका जताई जा रही है नासा के द्वारा कि 2035-2040 के आसपास पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन है, यानी कि जम्मू कश्मीर से शुरू होते होते पूरे पश्चिम बंगाल तक का जो पूरा जो इलाका है जिसे हम इंडो गैंगेटिक प्लेन कहते हैं, जिसमें तकरीबन 45 से 48 करोड़ लोग भारतीय रहते हैं, ये पूरा का पूरा रेगिस्तान बनता हुआ दिखाई देगा। वाटर टेबल बहुत नीचे जा रहा है, बारिश बहुत कम होने वाली है और तापमान 52 से 55 डिग्री तक बढ़ सकता है अगले 7 से 10 सालों के बीच में। अगर ये परिस्थितियां निर्मित होती हैं तो जरा सोचिए, ये 50 करोड़ लोग कहां जाएंगे, कहां से खाएंगे, कैसे खाएंगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता है। दूसरी तरफ रेगिस्तान में बारिश हो रही है, राजस्थान में बारिश हो रही है और वहां पर पूरा क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है। पूरे दक्षिण भारत में क्लाइमेट चेंज का असर दिख रहा है और ये पूरा इंडो गैंगेटिक प्लेन ध्वस्त हो रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम जल्द से जल्द इस मुद्दे पर एक राष्ट्रीय नीति बनाते हुए आगे बढ़ें और यहीं पर राजनीतिक दलों से हमें अपील है, इस पूरे चुनाव में जो एक बड़ी बात कम से कम मुझे मिसिंग दिखाई दी, जिस पर हमें और आपको चिंतित होना चाहिए, राजनीतिक दलों ने पर्यावरण को
इकोसिस्टम को और उसके साथ साथ पूरे कार्बन उत्सर्जन पर कोई राष्ट्रीय नीति की बात की ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में आधे पैराग्राफ के अलावा कहीं और इसका जिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने तो इस पर कोई चर्चा नहीं की। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, डीएमके, इन सब लोगों ने तो इस पर कोई चर्चा ही नहीं की। राष्ट्रीय अवचेतना में अगर क्लाइमेट चेंज नहीं है साहब, तो हम अपने बच्चों के भविष्य को आग की भट्टी में झोंक रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा लग रहा है कि पूरे मध्य एशिया में, गल्फ में एक बहुत बड़ी क्राइसिस होती हुई दिखाई दे रही है, और वो इसलिए क्योंकि आज सुबह सुबह अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर आई कि इजराइल ने ईरान पर सीधा हमला कर दिया है। यह पहला मौका है जब इजराइल ने अपने ईरान के साथ तनातनी के बावजूद ईरान पर हमला करने की कोशिश की, या ऐसा किया गया है। इजराइल की तरफ से ईरान के कई शहरों को निशाना बनाने की बात कही गई और कई क्रूज मिसाइल्स भी दागे गए। ये तमाम खबरें अमेरिकी मीडिया के अधिकार से थीं और इजराइल ने इस पूरे मामले की जानकारी, इस हमले की जानकारी पहले से ही अमेरिका के साथ साझा कर रखी थी। हालांकि ईरान ने स्पष्ट कहा कि अभी तक उसके देश पर ऐसा कोई मिसाइल हमला नहीं हुआ है, लेकिन हर किसी को चिंता इस बात की थी कि इजराइल के हमले से कहीं ईरान के परमाणु षड्यंत्रों पर तो असर नहीं पड़ा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके बाद बड़े पैमाने पर युद्ध छिड़ती हुई दिखाई देगी, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। ईरान ने इजरायली ड्रोन के हमले की पुष्टि जरूर की और इस बात को स्पष्ट तौर से कहा कि किसी भी ईरान के परमाणु संयंत्र पर किसी तरह का कोई हमला नहीं हुआ है। इजराइल ने पूरी दुनिया में आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान जारी नहीं किया कि उसने ईरान पर हमला किया है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, उससे स्पष्ट था कि हमले काफी तेज हुए थे। धमाकों की आवाज सुनाई दी, रोशनी आसमान में दिखाई दी और ईरान के डिफेंस सिस्टम्स काफी एक्टिव थे, जिसकी वजह से इन ड्रोन्स को, जो कि इजराइल के द्वारा भेजे गए थे, उन्हें मार भी गिराया गया था। अब इस पूरे मामले पर हमें समझना यह है कि आखिरकार हुआ क्या है। ईरान पर क्यों हमला किया इजराइल? 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर एक बड़ा हमला किया था, जिसमें 300 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था ड्रोन्स के जरिए। इजराइल ने इनमें से 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को मार गिराया था उसके आयरन ड्रोन सिस्टम्स के आधार पर, और ऐसा इसलिए माना गया क्योंकि इजराइल ने इसके बारे में पूरी जानकारी साझा की और अमेरिका ने इसके तमाम वीडियोस भी जारी किए थे कि कैसे ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर बड़ा हमला हुआ। गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि यह मिसाइल बहुत घातक किस्म के नहीं थे और ड्रोन के हमले बहुत बड़े नहीं थे, जिसकी वजह से इस हमले को निष्क्रिय किया जा सका। इसके बाद से बस इस बात का इंतजार हो रहा था कि ईरान पर कब इजराइल हमला करता हुआ दिखाई दे, और यह हमला आखिरकार ईरान ने इजराइल पर क्यों किया था, यह भी आपके लिए समझना आवश्यक है। 15 दिनों पहले सीरिया में ईरान के काउंसलेट पर एक हमला हुआ था, जिसमें ईरान के कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों की मृत्यु हुई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इजराइल ने ली थी और इसके बाद से ईरान और इजराइल के संबंध पहले के मुकाबले, जो कि पहले से ही खराब चल रहे थे, और ज्यादा खराब हुए। और ईरान ने पूरी दुनिया के सामने इस बात की सौगंध खाई थी कि वो जल्द से जल्द इजराइल को एक ऐसा सबक सिखाएगा जिसके लिए इजराइल सदियों तक उसे याद रखेगा। पश्चिमी एशिया में ये जो पूरे हालात हैं, इसका असर दुनिया भर पर है। आप देख रहे हैं तमाम दुनिया के बाजार आज लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पर चिंता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की कई बैठकें हो चुकी हैं और बीते 6 महीने से ऐसा लग रहा है जैसे कि पूरे पश्चिमी एशिया में, पूरे अरब उपमहाद्वीप में चीजें हाथ से बाहर होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये बीते 6 महीने से स्थिति ऐसी ही है। इसकी शुरुआत 7 अक्टूबर 2023 को हुई, जब हमास, जो कि फिलिस्तीनी समूह का एक आतंकी संगठन है, एक फ्रंट है, उसने इजराइल में घुसकर हमला किया और 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिकों को बहुत मौत के घाट उतार दिया, बहुत ही बर्बरता के साथ। इसके बाद से इजराइल ने फिलिस्तीन पर लगातार बमबारी की, हमले किए। इसका विरोध फिलिस्तीन के भीतर भी हुआ और उसके साथ साथ दुनिया भर में भी, लेकिन इजराइल रुका नहीं।
इजरायल की जनता ने भी इस हमले को बहुत ही संजीदगी से लिया, क्योंकि इजरायल में इस बात को लेकर भावुकता हमेशा से रही है कि इजरायली नागरिक अगर कहीं भी मारा जाए तो उसका बदला लिया जाना चाहिए, और इजरायल ने इसको अपनी एक राष्ट्र नीति के तौर पर स्थापित भी कर रखी है। 1200 इजरायली नागरिकों की मृत्यु ने इजरायल को झकझोर कर रख दिया। अभी भी तकरीबन 200 से 250 इजरायली नागरिक हमास के पास बंधक के तौर पर हैं, जिन्हें रिहा कराने की कोशिशें दुनिया भर में बहुत बड़े पैमाने पर हुई, लेकिन अभी तक इसका समाधान निकाला नहीं जा सका है। इस आधार पर गाजा पट्टी पर जो लगातार हमले होते रहे हैं, उसने तनाव को कहीं ज्यादा बढ़ाया। अमेरिका को इस पूरे क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बहाल रखने के लिए तनाव को कम करने की पुरजोर कोशिश करनी पड़ी, लेकिन अमेरिका ने यह समझा सही अपने राष्ट्रहित को देखते हुए कि वो इजरायल के साथ ही इस पूरे युद्ध में खड़ा रहेगा। और जिस तरह की अमानवीय हरकत इजरायल के साथ की गई थी हमास के द्वारा, उसमें पूरी दुनिया का खून खौल चुका था और हर कोई इजरायल के साथ अपनी संवेदना प्रकट भी कर रहा था। लेकिन उसके बाद इजरायल ने फिलिस्तीन समर्थकों और गाजा पट्टी पर जो आतंकी हमले शुरू किए, मैं सैन्य कार्रवाई को आतंकी हमले इसलिए आपके सामने कह रहा हूं क्योंकि ये सैन्य कार्रवाई से कहीं आगे थे। जब आप निर्दोष बच्चों को मार गिराएं, जब आप निरीह प्राणी पर वार करने लगे, जब आप असहाय जनता को भूखे मारने लगे, तो जाहिर सी बात है सवाल उठने लगते हैं। और इजरायल के ऊपर यही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि नेतन्याहू जो कि इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये कसम खा रखी है कि जब तक वो गाजा पट्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद नहीं कर देंगे, हमास को अस्तित्व से खत्म नहीं कर देंगे और फिलिस्तीन के पूरे मूवमेंट को खत्म नहीं कर देंगे, तब तक इस हमले को रोकेंगे नहीं। इसके आधार पर समस्याएं लगातार बढ़ती रही हैं। सुलझाव की तमाम कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय जगत की अभी तक फेल होती रही हैं, और तब ईरान जो कि अप्रोक्ष तरीके से हमास को अपना समर्थन देता रहा है, और उसने लेबनान में हिजबुल्लाह को भी अपना समर्थन दे रखा है जो इजरायल पर आतंकी हमले करता रहा है। इसके साथ साथ हम यमन की देखें बात, जहां पर हूती विद्रोहियों को भी ईरान का समर्थन मिला है, जिसे हम आयरन डिफेंस कहते हैं ईरान का। इन तमाम आतंकी संगठनों के समूह के साथ ईरान ने इजरायल पर दबाव बनाना शुरू किया, और फिर रेड सी क्राइसिस हम सबों ने देखा, जिसकी वजह से हूती विद्रोहियों ने वहां से जो समुद्री जहाज हैं उन पर आतंकी हमले शुरू किए, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ, जिसका असर भारत जैसे देश पर भी बड़े पैमाने पर दिखाई दे रहा है। भारत के सुरक्षा बलों ने भी ऐसे कई जहाजों को रिहा कराया, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं, जो हूती विद्रोहियों के कब्जे में आ गई थी, और वहां पर जो नाविक थे उनकी जान भारतीय नौसेना ने भी बचाई। लेकिन स्थिति अभी भी सुलझ नहीं रही है। सुलझने के बजाय लगातार उलझती चली जा रही है, क्योंकि इसमें अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बड़े पैमाने पर चल रहा है, और इस इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को जब तक आप नहीं समझेंगे, आप नहीं समझ पाएंगे कि मध्य एशिया का यह पूरा क्राइसिस क्या है। तो आइए अब सिलसिलेवार तरीके से सभी देशों के खेमों के जो राष्ट्रहित हैं या नेशनल इंटरेस्ट हैं, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इजरायल ने हमास के आतंकी हमले का विरोध किया। इस विरोध को लेकर गाजा पट्टी पर हमले शुरू हुए, जिसके समर्थन में अमेरिका खुलकर सामने था, संयुक्त राष्ट्र भी खुलकर सामने था, और उसके साथ साथ तमाम पश्चिमी देश, यहां तक कि भारत ने भी इजरायल के समर्थन में मुखर अपनी बातें सामने रखी। लेकिन इसके साथ साथ हमास को समर्थन कौन दे रहा था? हमास को समर्थन, हमास, हिजबुल्लाह या हूती विद्रोही, इन सभियों को समर्थन ईरान दे रहा था। इजरायल और ईरान के बीच में 1970 के बाद से लगातार युद्ध जैसी स्थिति है, जहां इजरायल यह कहता रहा है कि ईरान आतंकवादियों के जरिए इजरायल पर हमला कर उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता रहा है। ईरान को चीन और रूस का समर्थन प्राप्त है, और ईरान अपने मंसूबे में आगे इसलिए बढ़ाना चाहता है क्योंकि पूरे अरब पेनिनसुला में इजरायल को पहले बायकॉट किया गया था। सभी अरब देशों ने इजरायल से किनारा किया था। यहूदियों के खिलाफ उनका बड़ा अभियान था, और इजरायल ने इजिप्ट और तमाम देशों पर 6 डे वॉर में जो फतेह हासिल की थी, उसे अरब नेशंस कभी स्वीकार नहीं कर पाए थे। जैसे जैसे अमेरिका के संबंध सऊदी अरेबिया, यूएई, इसके साथ साथ तमाम अरब देशों के साथ बेहतर होते गए, इन सभी देशों ने इजरायल के साथ अपनी दुश्मनी को किनारे करके इजरायल के साथ भी दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश शुरू कर दी। ऐसे में
पूरे अरब समूह और मुसलमान समाज के अगवा के तौर पर ईरान ने अपने आप को स्थापित करने के लिए इजराइल के खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू की, जिसमें हमास के जरिए इजरायली नागरिकों पर एक बड़ा हमला किया गया, जिसमें 1200 से ज्यादा इजरायली नागरिक मार गिराए गए। इस आधार पर जब आप इस पूरे बेस को समझेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आखिरकार ईरान ने क्यों हमास और हिजबुल्लाह के जरिए इजराइल पर यह हमले कराए। इस हमले का सिर्फ एक बड़ा मकसद यह था कि पूरे अरब पेनिनसुला में अगर मुसलमानों के नेतृत्व को इस सऊदी अरेबिया के हाथ से छीनकर ईरान अपने हाथ में ले ले और वो डोमिनेंट इस्लामिक नेशन के तौर पर सामने आए। ईरान ने अपने संबंध इसी के रास्ते पाकिस्तान से भी बेहतर करने की कोशिश की थी और पूरे इस्लामिक दुनिया में अपने आप को एकत्रित कर प्रस्तुत करने की कोशिश की थी, जिसमें टर्की का भी सक्रिय समर्थन ईरान को मिल रहा था। हालांकि इन तमाम देशों के बीच आपस में परस्पर विरोध है, क्योंकि ईरान शिया बहुल देश है और पूरे अरब में सुन्नी बहुल देश है और शिया सुन्नी की इस लड़ाई में ईरान हमेशा पीछे रहा है। लेकिन चूंकि ईरान और इराक, जो कि शिया बहुल देश थे, आपस में लड़ते हुए इराक अब लगभग बुरी स्थिति में आ चुका है और कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा, तो एक इस्लामिक देश के तौर पर ईरान ने अपनी लीड लेने की कोशिश की सऊदी अरबिया के मुकाबले, जो कि इजराइल के साथ अपने संबंध बेहतर करने जा रहा था। दरअसल इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में एक संधि होने जा रही थी, जिसके आधार पर पूरे अरब क्राइसिस को और पूरे अरब में इजराइल की एक्सेप्टेबिलिटी कहीं ज्यादा बढ़ जाती और ठीक एन वक्त पर ईरान ने हमास के जरिए हमले को जो अंजाम दिया 6 महीने पहले, उससे अरब वर्ल्ड और इजराइल के संबंध एक बार फिर पहले से बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब आ जाते हैं बीते 6 महीने में क्या हाल हुआ है। अमेरिका, पूरा यूरोप और उसके साथ साथ कई ऐसे देश जैसे कि भारत इजराइल के समर्थन में थे जब हमास ने इजराइल में हमला किया और इजरायली नागरिकों को मारा। अमेरिका की मजबूरी यह है कि अमेरिका में यहूदियों की एक बहुत बड़ी आबादी है और यहूदी बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करते हैं। अगर इसका कोई पुख्ता आकलन तो नहीं है, लेकिन तकरीबन 45% के आसपास अमेरिकन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आज यहूदियों के हैं। ऐसे में अमेरिका चाह कर भी अमेरिका इजराइल से अपने आप को अलग नहीं कर सकता और समर्थन में हमेशा खड़ा रहता है। यह अमेरिका का राष्ट्रहित है, उसकी खुद की अपनी मजबूरी है, क्योंकि इजराइल की लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ ईरान के साथ रूस, चाइना और उत्तर कोरिया खड़ा है, जिसमें रूस को ईरान के जरिए ड्रोन्स मिलते हैं, जिसका बड़ा इस्तेमाल रूस अभी अपने यूक्रेन के युद्ध में कर रहा है। चाइना से रॉ मटेरियल मिलता है, ईरान से नेचुरल गैस और उसके साथ साथ तेल चाइना बड़े पैमाने पर खरीद रहा है और उत्तर कोरिया जो हथियार बनाता है, जो मिसाइल्स बनाता है, उसका खरीदार ईरान है। यानी आप देखिए सामरिक जो स्थिति है, इस वजह से ईरान के समर्थन में ये 3 देश हैं, चीन, रशिया और उत्तर कोरिया। इसका विरोध अमेरिका और पूरा पश्चिमी मुल्क एक साथ करता जा रहा है। ऐसे में भारत जैसे देश, जो कि अपने आप को इन 2 खेमों के बीच में बांटने के बजाय अपनी खुद की राष्ट्र नीति को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में मोदी सरकार ने सबसे उचित यह समझा कि दोनों पक्षों के बीच से खुद अपने आप को वो अलग रखें, जो सही है उसका समर्थन किया जाए। भारत सरकार की नीति फिलिस्तीनियों के बारे में समर्थन करने के बारे में हमेशा से रही है। मोदी सरकार ने इसे आगे बढ़ाया और इजराइल के साथ भी अपनी सहानुभूति जारी रखी जब इजराइल पर आतंकी हमले हुए। भारत सरकार ने हमेशा यह कोशिश की कि दोनों पक्षों के बीच में बातचीत हो, जिसके जरिए फिलिस्तीन की समस्या का समाधान हो और ईरान और इजराइल के बीच में संबंध खराब ना हो। ईरान से भारत तेल और इसके साथ साथ कई अन्य चीज, पेट्रोलियम पदार्थ आयात करता है और यह हमारे लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है क्योंकि हम ईरान से रुपी टर्म्स में, रुपए के टर्म्स में हम तेल खरीदते हैं, हम डॉलर टर्म्स में तेल नहीं खरीदते, जो हमारे लिए काफी फायदे का सौदा है। इसके साथ साथ भारत रूस के साथ भी अपने अच्छे संबंधों की वजह से ईरान के साथ और ईरान के सामरिक स्थिति को देखते हुए वहां पर चाबहार पोर्ट में भारत ने निवेश भी किया है।
इसलिए ईरान के साथ भी अपने संबंध को अच्छे रखने के साथ साथ इजराइल, जो कि भारत के लिए मिलिट्री सप्लाईज का सबसे बड़ा सेंटर है। हमने 1999 में करगिल युद्ध में जो लेजर गाइडेड बॉम्ब्स मिराज 2000 से गिरते हुए देखे थे पाकिस्तान के आतंकवादियों और घुसपैठियों पर, वो इजराइल के दिए हुए थे। उसके बाद तमाम ड्रोन टेक्नोलॉजी का विकास भारत में इजराइल की मदद से हुआ है। तो इस आधार पर भारत ने दोनों पक्षों के साथ अपने राष्ट्रहित को देखते हुए संबंध अच्छे बनाए रखे हैं। लेकिन अब जो ताजा हालात हैं, जिसमें ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध जैसी स्थिति सामने आ चुकी है, इजराइल पर ईरान ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई करते हुए इजराइल ने ईरान पर हमला किया, इससे भारत पर भी काफी बड़ा प्रभाव पड़ने जा रहा है, खास करके हमारी अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि जो रेड सी रूट है उसी के जरिए हमारा मैक्सिमम इंपोर्ट आता है और इस रूट पर अभी हूती विद्रोही बड़े पैमाने पर सक्रिय हैं, जिसकी वजह से हमारे इंपोर्ट के रास्ते पर काफी असर पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के आयात की कीमतें बढ़ रही हैं, इससे हमारी अर्थव्यवस्था पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, महंगाई भारत में बढ़ेगी। इन तमाम चीजों को देखते हुए यह भारत के हक में है कि भारत जल्द से जल्द इजराइल और ईरान के बीच में संबंधों को बेहतर करता हुआ देखे। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कोशिश कर रहे हैं कि अगले 5 साल में हम दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभर कर सामने आए। इसके लिए जरूरी है कि हमारी आर्थिक तरक्की के लिए कि हम अपने इंपोर्ट कॉस्ट को कम करें। अगर ये युद्ध जैसी परिस्थिति बनी रहेगी तो इंपोर्ट कॉस्ट कम नहीं हो सकते। इसके साथ साथ हमें इस बात से भी इनकार नहीं करना चाहिए कि हो सकता है कि जो अभी स्थिति अरब पेनिनसुला में है, ये आगे चलकर विश्व युद्ध का आकार ले ले और ऐसी सूरत में भारत जैसे देश के लिए बहुत ही मुश्किल स्थिति हो जाएगी, क्योंकि आज हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है और अगर विश्व युद्ध तीसरा शुरू हो जाता है या इसके आसार बनते हैं तो अर्थव्यवस्था के तौर पर हमें बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी, जो हमारे लिए बिल्कुल गवारा नहीं होगी। इसलिए हम उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे क्राइसिस का समाधान निकले, जो कि न सिर्फ भारत के हित में हो बल्कि पूरी दुनिया, पूरे विश्व के हित में हो। हाँ, इतना जरूर है कि इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध है उसमें कई ऐसे देश हैं जो अपने निहित स्वार्थ के लिए इस युद्ध को उकसा रहे हैं, जो कि दुनिया के लिए अच्छा नहीं है।